आइए हरीश भाई, जी। ये है वो मकान। मकान तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। आइए, ये बंगला आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा। मैंने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा है। हाँ। एक बार आप देख लेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए। जी। आइए। हाँ हाँ। हरीश भाई, काफी ढूंढने के बाद ये बंगला मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। मुझे आपके चॉइस का पता है ना। एक बार आप देख लें तो मेरी भी तसल्ली हो जाए। हाँ। ये आपको पसंद आना ही चाहिए। चलें? हाँ चलिए। आइए हरीश जी। हाँ जी, हाँ जी। आइए। बहुत अंधेरा है यहाँ पर। हरीश भाई, आप जरा यहाँ रुकिए। मैं जरा मेंस को चेक करके आता हूँ, क्या वजह है। ठीक है। आता हूँ। जी। कौन? विनोद भाई? विनोद भाई, कहाँ हैं आप? विनोद भाई? विनोद भाई? कहाँ हैं आप विनोद भाई? विनोद भाई? विनोद भाई? विनोद भाई? विनोद भाई? कौन है? विनोद भाई? नहीं, अरे बचाओ, बचाओ, विनोद भाई, बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, नहीं, 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 क्या बात है? आप वहां से चीख करके भाग आए? विनोद, मैंने लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया था। तभी ने कहा था कि यह मकान भूतिया है। क्या दुश्मनी की थी मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझे यह मकान दिखाने ले आए? यह मकान नहीं, शमशान घाट है, शमशान घाट। वहां पंखे पे लाश लटकी हुई है। मुझे यह मकान नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है मुझे यह मकान। कमाल करते हैं हरीश भाई, मैंने तो वहां कोई लाश नहीं देखी। तुम कैसे देखोगे? तुम तो यह मकान मेरे मत्थे मरना चाहते हो। धोखा किया है तुमने मेरे साथ, धोखा। हरीश भाई, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे।
अरे क्या हुआ? होना क्या था, मकान का सौदा आज भी नहीं हुआ। जो आया था वो भी उस मकान को भूतिया कहकर भाग गया। रेशमा, ये तीसरा कस्टमर था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जो भी इस मकान को देखने आया उसने यही कहा कि ऊपर वाले कमरे में पंखे से एक लाश लटकी हुई है। लेकिन मुझे तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। अरे छोड़िए ना उस मकान को। कैसे छोड़ दूं? तुम तो जानती हो रेशमा, पूनम की एक माँ है, उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं और उन लोगों की माली हालत भी ठीक नहीं है। अगर ये मकान बिक जाता तो उनके लिए कुछ आसरा बन जाता। देखिए, पूनम की मौत तो हो चुकी है, लेकिन उसके मौत के बारे में अभी तक ये पता नहीं चला कि उसकी मौत एक हादसा थी या उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसकी मौत उस मकान में नहीं, किसी और जगह हुई थी। तो फिर लोग उस मकान को भूतिया क्यों समझ रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हाँ? तुम्हें पूनम की जिंदगी में उतर कर देखना होगा। इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें पूनम की जिंदगी में उतर कर देखना होगा। ये आवाज किसकी थी? विनोद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। नमस्ते, बैठो। थैंक यू। कुछ हुआ मकान का? नहीं निर्मला जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो भी मकान देखने आता है डर कर भाग जाता है। हर एक यही कहता है कि उसे उस मकान में पंखे से लटकी हुई एक लाश नजर आती है। बस बात वहीं खत्म हो जाती है। क्या तुम्हें वहां पर कोई लाश नजर आई? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता वहां। दरअसल कुछ लोग नहीं चाहते कि हम उस मकान को बेचें। शायद ये उन्हीं लोगों की साजिश हो सकती है। लेकिन निर्मला जी, वो लोग हैं कौन? और कौन? वही रामप्रकाश आचार्य जी के दोनों बेटे सुनील और अनिल। अरे किससे मिलना है आपको? अरे अरे साहब, क्या कर रहे हैं आप? आप अंदर नहीं जा सकते ऐसे। अरे मुझे बताइए तो। अरे कैसे जा रहे हैं आप? अरे रुकिए, आप ऐसे जा नहीं सकते सर। कहिए। मैं सुनील आचार्य हूं और ये है मेरा छोटा भाई अनिल। हम दोनों राम प्रकाश आचार्य के बेटे हैं। ऐसे ही बैठिए।
हम यहां बैठने नहीं आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आए कि जिस मकान को बिकवाने के पीछे तुम पड़े हुए हो, वो मकान हमारे पिता राम प्रकाश आचार्य का है। जी नहीं, दरअसल वो मकान राम प्रकाश आचार्य ने पूनम के नाम से खरीदा था और पूनम ने अपने मरने से 1 महीना पहले उसे अपनी मां यानी निर्मला देवी के नाम कर दिया था। आज उस मकान की मालकिन निर्मला देवी हैं। कानूनी तौर पर उस मकान को तो हम जल्द ही हासिल कर लेंगे, क्योंकि आखिर बाप की जायदाद पर बेटों का हक होता है। मुझे लगता है आप कानूनी लड़ाई हार जाएंगे। हम हारे चाहे जीते, लेकिन तुम इस सौदे से अपना हाथ खींच लो। इस मामले से अलग हो जाओ, वरना वरना मिस्टर विनोद, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आई सी। अब मैं समझ गया ये मकान बिक क्यों नहीं रहा। आप दोनों इसमें रुकावट बने हुए। देखो, हमसे उलझने से बेहतर होगा कि हमारी बात मान लो और हमारे रास्ते से हट जाओ। ये तो नहीं हो सकता। वैसे आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो अब मैं जानता हूं, और आगे भी आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। ठीक है विनोद, भाई समझाना हमारा काम था, अगर आप ना समझे तो पछताएंगे। चले अनिल। क्या उन दोनों ने आके तुम्हें धमकी दे दी? हाँ निर्मला जी, लेकिन मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता नहीं विनोद, उन्हें तो जन्म का बैर था पूनम से, और आज वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं। ये सब राम प्रकाश आचार्य जी के मरने के बाद हुआ है। अगर आज वो जिंदा होते तो ये कभी ना होता। एक बात कहें हम आपसे, राम प्रकाश आचार्य जी जितने अच्छे इंसान थे उतने अच्छे कलाकार भी थे। अच्छा निर्मला देवी, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये राम प्रकाश जी और पूनम का रिश्ता क्या था? अब क्या नाम दूं उस रिश्ते को? पूनम को वायलिन बजाने का बेहद शौक था, पर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम उसका शौक पूरा कर सकते। पूनम को राम प्रकाश आचार्य जी से ही वायलिन सीखना था। उसी ने मुझसे कहा कि उनकी वो पहली मुलाकात कैसे हुई। कौन हो तुम? हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? जी जी मैं हूँ। मैं का कोई नाम तो होगा? जी पूनम नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, पूनम, कैसे आना हुआ? वायलिन की आवाज सुनकर खिंची चली आई। माना कि बंगले का गेट खुला है, लेकिन अंदर आने से पहले इजाजत तो लेनी चाहिए थी। जी जानती हूँ कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। सचमुच वैसी हो जैसे दिखाई दे रही हो। आने की वजह? सच पूछिए तो पिछले कई दिनों से मैं छुप छुप कर
आपको वायलिन बजाते हुए देख रही थी। मैं आपसे वायलिन बजाना सीखना चाहती हूँ, पर आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं ना। तुम वायलिन बजाती हो? जी, बस यूं ही। ठीक है, आओ। हाँ? आओ। आप बैठिए, मैं आता हूं। जी। ये लो, जी। बजाओ। जी, मैं। भाई, अगर मुझे तुम में कोई बात नजर आएगी तो मैं जरूर सिखाऊंगा। हम्म। घबराओ नहीं, आराम से। बजाओ। आराम से, आराम से। क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया? मैं ये सोच रहा था कि तुम वायलिन यहाँ सीखने आई हो या सिखाने। जी। तुम बहुत अच्छा बजाती हो। इसका मतलब आप मुझे वायलिन बजाना सिखाएंगे? जरूर। रिश्ता क्या था? अब क्या नाम दूं उस रिश्ते को? पूनम को वायलिन बजाने का बेहद शौक था, पर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम उसका शौक पूरा कर सकते। पूनम को राम प्रकाश आचार्य जी से ही वायलिन सीखना था। उसी ने मुझसे कहा कि उनकी वो पहली मुलाकात कैसे हुई, और राम प्रकाश आचार्य जी ने पूनम को अपना शिष्य मानते हुए उसे वायलिन बजाना सिखाना शुरू कर दिया। पूनम बहुत अच्छा वायलिन बजाने लगी थी। वो तो कई संगीत सभाओं में राम प्रकाश जी के साथ जाने भी लगी। वो उनके बहुत करीब आ गई थी। शायद संगीत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां छोटे बड़े, ऊंच नीच, जात पात और उम्र का भी कोई लिहाज नहीं होता, और यही पूनम के साथ हुआ। उम्र के फर्क के बावजूद राम प्रकाश और पूनम
प्यार के रिश्ते में बंध गए। पूनम मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी। राम प्रकाश जी के उस हर मुलाकात का हाल वो मुझे सुनाती। आज आप बहुत खामोश लग रहे हैं, क्या बात है? पूनम, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है? पूछ सकती हूँ कि संगीत की मात्राएं गिनने वाला आज उम्र की गिनती क्यों कर रहा है? बहुत जरूरी है पूनम। तू आंधी की तरह मेरी जिंदगी में आई। तुम्हारे अंदर के कलाकार ने मुझे अपनी तरफ इस तरह खींचा कि मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पाया और जज्बात के लौह में बहता ही चला गया। आप तो खामखा अपने आप को ही इल्जाम दे रहे हैं। मैं एक निहायत ही मजबूत इरादों वाली लड़की, जब मैं ही अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी तो इसमें आपकी क्या गलती? अगर मैं चाहती तो आप मेरे आंचल को छू भी नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जज्बात आपके दिल में हैं, वो मेरे दिल में भी तो हैं। नहीं पूनम, तुम्हारी उम्र कम है, तुम नादान हो। इस उम्र में फैसले जज्बात से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। नहीं, मेरी उम्र कम हो सकती है, मगर मेरी सोच नहीं। मैंने दिल से आपको सब कुछ मान लिया है। आप मेरे लिए भगवान हैं। पूनम, ये तुम्हारा पागलपन है। तुम वो एक फूल हो जो जिंदगी की डाल पर अभी अभी खिला है, और ये फूल अपने भगवान पर अर्पित हो गया है, तो इसमें बुरा क्या है? मैं एक बात ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जिंदगी में शादी न करने का फैसला कर लिया था, पर अब वो फैसला मैंने बदल दिया है। लेकिन अगर आप मुझे ठुकराना चाहते हैं तो बात कुछ और है। नहीं पूनम, ऐसी बात नहीं है। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा समाज है। तुमने गलत फैसला किया है। अगर आप इसे नैतिकता के नजरिए से देखते हैं तो हो सकता है कि यह फैसला गलत है। वैसे भी इस फैसले से मेरी माँ भी खुश नहीं है। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है, या तो मैं आपका साथ छोड़ दूं या अपना घर। क्या? हाँ, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। बोझ? नहीं पूनम, तुम कभी भी बोझ नहीं थी। तुम एक ऐसी कलाकार हो जिसके लिए शानदार भविष्य इंतजार कर रहा है, सिर्फ देश ही में नहीं, विदेश में भी। खैर, अब तो मुझे तुम्हारे लिए एक घर का इंतजाम करना पड़ेगा। ये वही वायलिन है जिसे राम प्रकाश जी ने उसे सिखाते सिखाते दिया था, और वो घर जिसे उन्होंने खरीद कर दिया था। वैसे मानो तो उस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर न जाने क्यों अपनी मौत के 1 महीना पहले पूनम ने उसे मेरे नाम कर दिया था। लेकिन निर्मला जी, एक बात समझ में नहीं आती। जब आप और सारी दुनिया राम प्रकाश जी और पूनम के रिश्ते की सच्चाई को जानती थी, और यह फैसला भी तो खुद पूनम का अपना था, तो फिर उसने खुदकुशी क्यों की? ये तो शायद पूनम ही बता सकती थी। लोग तो उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहे थे। और वहीं एक बात है कि शायद उसने अपने जीने के लिए जो रास्ता चुना था, उसका अंजाम खुदकुशी भी हो सकता था। ये बात तो अब एक राज है कि पूनम की मौत एक हादसा था या खुदकुशी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। शायद आप ठीक कह रही हैं। खैर, आप फिक्र ना करें, मैं किसी और आदमी से बात करता हूं। लेकिन निर्मला जी, इस बीच आप एक काम जरूर कीजिए। आप उस घर में शांति पाठ करवा दीजिए। जी विनोद जी। मैं चलता हूं। जी।
देखा भैया, किस तरह से बात कर रहा था वो इडियट एजेंट। हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है मिस्टर विनोद को। बात तो वैसे करता है जैसे मकान हमारे डैड का नहीं उसका है। बहुत हो गया भैया, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब तो वो उस घर के अंदर शांति पाठ भी करवा रहा है। छोटे, वो चाहे जो कर ले, उस मकान को हासिल नहीं कर पाएगा। और अगर उसने अपनी हद पार की तो उसके घर में शांति पाठ होगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए। हवन की तैयारी हो गई है, शुरू करें? निर्मला जी, जी कीजिए। जी। कोई बात नहीं पंडित जी, एक और जला लीजिए। ये कैसा अपशगुन हो रहा है? ये छोड़ा। ये क्या हो रहा है? लगता है यहाँ कोई प्रेत आत्मा रहती है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं नहीं रुक सकता। अरे राम 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 राम। विनोद जी, मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। चलो चलो बच्चों। निर्मला जी, निर्मला जी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं कहता हूं बंद करो ये सब। लोग कहते हैं इस घर में पूनम की आत्मा रहती है। अगर ये बात सच है तो मेरे सामने आओ। क्या बैर है तुम्हारा घर वालों से? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? कैसी बेटी हो? कैसी बेटी हो तुम जो अपने ही घर वालों की दुश्मन बनी बैठी हो? सुनो, ये मकान अगर बिका नहीं ना तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे दोनों भाई भूखे मर जाएंगे, चैन से रोटी नहीं खा पाएंगे। और अगर कहीं
तुम ये समझ रही हो कि इस सौदे के पीछे मेरा मेरा कोई अपना स्वार्थ है तो गलत है। मैं तो ये सौदा सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाइयों के भलाई के लिए कर रहा हूं, अपनी कमीशन के लिए नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारे इस तूफान से डरने वाला नहीं हूं। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, मारो मुझे, मैं कहता हूं मारो। अरे, आप तो शांति पाठ में गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शांति पाठ भंग हो गया रेशमा। भंग हो गया? हाँ, वो कैसे? जैसे ही पंडित ने पूजा शुरू की, वहां एक ऐसा भयानक तूफान आया कि घर की बुनियाद हिलकर देखते ही देखते हर चीज तहस नहस हो गई। नहीं रेशमा नहीं, ऐसा भयानक माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर क्या, पंडित तो डरकर भाग गया और निर्मला जी भी अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि वो कोई प्रेत आत्मा का खेल था या फिर कुछ और। मैंने तो ललकारा भी कि अगर वो पूनम की आत्मा है तो मेरे सामने आए। और फिर वहां मैंने पर्दे के पीछे एक औरत का साया देखा भी था, लेकिन फिर अचानक वो साया गायब हो गया और फिर से सारा माहौल शांत हो गया। देखिए जी, ये सब सुनने के बाद मेरा दिल तो बहुत घबराने लगा है। अब आप इस मामले से अपने आप को अलग कर लीजिए। जब पंडित जी और निर्मला जी वहाँ से भाग गई तो आपको वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा कौन है आपके सिवा? लेकिन रेशमा तुम... लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी कसम, अब आप उस घर के बारे में नहीं सोचेंगे। रेशमा, तुम तो जानती हो ये सब मैं पूनम और उसके दोनों छोटे भाइयों के लिए कर रहा हूँ। देखिए, हमदर्दी जताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद की जान पर बनाए ऐसी हमदर्दी का क्या फायदा? नहीं, आप अभी जाके निर्मला जी से कह दीजिए कि वो ये काम किसी और से करवा दें। ठीक है, मैं एक बार निर्मला जी से जाकर जरूर मिलूंगा। नहीं विनोद, अब तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहूंगी कि भूल जाओ उस मकान के बारे में। उस मकान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था? ये तो बस भगवान ही जानता है। लोग तो ठीक ही कहते थे, जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा भटकती रहती है। हमने तो काफी प्रयास किए शांति पाठ करने के, पर वहां शांति पाठ नहीं हो सका। वहां का भयानक मंजर देखकर तो मैं डर गई थी। मैं भूल चुकी थी। विनोद जी, आपने भी तो अपनी तरफ से कोशिश की थी। भूल जाइए उस मकान को, भूल जाइए। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी हमदर्दी जताने में आपकी जिंदगी पर कोई आंच आ जाए। शायद आप ठीक कह रही हैं निर्मला जी, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हर वक्त आपके साथ हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। सलाम साहब। कोई आया था? नहीं साहब, आज ऑफिस में कोई नहीं है। अच्छा, तुम भी जाओ। जी? मैंने कहा तुम भी जाओ। जी साहब, थैंक यू। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम, और अंदर कैसे आ गई? मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती हूँ और कहीं भी जा सकती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है।
मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? लगता है तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। देखो देखो, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम पूनम है। पूनम? हाँ, कहा ना, मैं पूनम हूँ। तुम पूनम हो? हाँ, मैं ही पूनम हूँ। लेकिन लेकिन पूनम तो मर चुकी है। बंद करो अपना ये खेल। खेल? ये खेल नहीं, खेल तो मेरी जिंदगी के साथ खेला गया है। अच्छा, तो तुम क्या समझती हो? इस तरह मेरे ऑफिस में घुस आई, अपने आप को पूनम बताया तो मुझे डर जाना चाहिए, बेहोश होकर गिर जाना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम पूनम नहीं हो, बल्कि सुनील और अनिल की भेजी हुई एजेंट हो, और ये सारा खेल उनका सजाया हुआ है। खेल तो उन्हीं दोनों का है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रहे हो। जो खेल अभी तक खेल रहे हो तुम लोग, वो तो मैं देख ही चुका हूं। तुम लोगों की चालाकियां और धोखेबाजियां, लोगों को डराने के लिए पंखे से लटकती हुई लाश, और ये सब कुछ तुम उन दोनों के इशारों पर कर रही हो। वो तो मैं तुम्हें अभी भी दिखा सकती हूँ। देखो,